मेरे भाई सभी को नमस्कार। यार हम आज बात करेंगे ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी प्रवर्तन निदेशालय। मैं आपको बता दूं इस समय जो आप केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो शुरुआत से सुनते चले आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं विजय माल्या, नीरव मोदी, अनिल देशमुख, पी चिदम्बरम और महबूबा मुफ्ती, हाल ही में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संजय रावत जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी मामले सुनते चले आ रहे हैं उन पर जाँच करती है ईडी। लेकिन और ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसपे ईडी जाँच करती है, कौन से ऐसे कानून इसमें ईडी जाँच करती है, ईडी को अलर्ट पलट की पूरी जानकारी आज हम इसमें लेंगे। तो जुड़ जाइए, कौन से ऐसे कानून, ये भी जानेंगे किन किन कानूनों का उल्लंघन करने पर ईडी जांच करती है, कैसे आप ईडी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कैसे ईडी पे भर्ती हो सकते हैं, सारी चीजें आज हम जानेंगे। जुड़ जाइए, जब तक शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। आइए मेरे साथ जानते हैं कि ईडी क्या है, पूरी इसकी जानकारी आपको बताता हूं मैं। तो आओ यार जरा जान लेते हैं कि ईडी क्या है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी प्रवर्तन निदेशालय। मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करने वाली एक वित्तीय जांच एजेंसी है। ये दो कानूनों का उल्लंघन करने पर ईडी एक्शन लेती है। वो दो कानून कौन कौन से हैं, आओ जरा जान लेते हैं। दो कानून है, पहला है फेमा, दूसरा है पीएमएलए। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी विदेशी मुद्रा अधिनियम, समझे। दूसरी बात है हमारा पीएमएलए। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि धन शोधन, धन का शोधन। तो यार हम इन दोनों का जो उल्लंघन करते हैं उन पर एक्शन लेती है ईडी। तो एक एक करके हम दोनों को जान लेते हैं कि फेमा क्या है, पीएमएलए क्या है। तो आइए जरा फेमा के बारे में पहले जान लेते हैं कि फेमा क्या है। तो आओ यार जरा जान लेते हैं कि फेमा क्या है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। यार ये जो फेमा है भारत में विदेशी मुद्राओं को प्रमोट करता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज को प्रमोट करता है कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो कैसे आएगा। और जरूरी भी है क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ देश से बाहर खरीदनी होती है, मानी भारत देश के बाहर कोई जो विदेशों से कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है तो हम उनको पेमेंट करते हैं इंटरनेशनल करेंसी के रूप में। कुछ ऐसे देश है जिसमें अब हमने साझा कर लिया है कि हम रुपये के रूप में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि बहुत ऐसे देश अभी बचे हुए हैं जिसको हमें पेमेंट करनी होती है इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अगर हम सब कुछ खरीदते हैं। और इंटरनेशनल करेंसी हमारे पास कैसे आएगी, जब कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे काम करेगी या हमारा कोई व्यक्ति बाहर जाके कार्य करेगा तो उसको मेंटेन करना, उसको छूट देना, ये सब चीजें फेमा करता है। फेमा के अगर हम थोड़ी इतिहास की बात करें तो 1947 में फेरा, 1973 तक फेरा, और इससे 1999 से पहले तक ये फेरा के नाम से ही जाना जाता था। और मैं बता दूं इसको क्यों फेरा से फेमा में बदला गया, सुनना मेरी बात को। 1956 यानी 1956 में ये परिवर्तन किया गया, समझा। उसके बाद 1973 में इसके कड़े कानूनों को लेकर ही फेरा को फेमा में बदला गया था। इतने कड़े कानून थे, मैं आपको बता दूं इसके कठोर कानून इतने थे कि 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार में इसको इतना, इसके जो कानून थे इतने कठोर थे कि कोका कोला कंपनी ने भारत में व्यापार करने से मना कर दिया था, अपना बुरिया बिस्तर समेट लिया था। क्योंकि यार ऑनरशिप को लेकर भारत, जो विदेशी कंपनियां भारत में आई थी तो उसको ये कहा गया था कितनी जो ऑनरशिप है भारत के पास रहेगी, कोका कोला कंपनी की बात कर रहा हूँ, और कितनी ऑनरशिप विदेशियों के पास यानी कोका कोला कंपनी के पास रहेगी। तो इसको देखते हुए, इसके कठोर कानून को देखते हुए कंपनी, ये जो कोको कंपनी उस समय वापस चली गई थी, हालांकि बाद में आ गई, सुनना मेरी बात को। तो इसीलिए इस फेरा को देखते हुए 1991 में इसके कानून के कठोर कानून कारण 1991 में जो हमारे पास, जब हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 1991 में जो इकोनॉमिक दिक्कतें भारत में आई थी, उस समय हमारे जो फाइनेंस मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिस तरीके देश को संभाला था, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन था फेरा। क्योंकि विदेशी कंपनियों को ये बहुत ही ज़्यादा कड़े कानून गुजरता था, मतलब विदेशी कंपनी कड़े कानून से होकर गुजरती थी तब वो भारत में आकर व्यापार कर पाती थी। और हमारे यहाँ भी ऐसे था, भारतीय मतलब कोई बाहर जाता था तो बहुत सारे नियम कानून होते थे। इसके कड़े कानून को लेकर 1991 में ये आपने देखा, जैसे इकोनॉमिक दिक्कतें आई थी उसी समय सारे विदेशी कंपनियों को ऑफर दे दिया गया था कि भारत में आए व्यापार करें। 1991 में इसको बदल दिया गया था। कहीं ना कहीं 1991 का ये जो इकोनॉमिक दिक्कतें आई थी ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत, ये फेरा ही कहीं ना कहीं कारण था। उसके बाद 1999 में इसमें बदलाव करके बिल्कुल कंपनियों को छूट दे दी गई कि आप आइए, खूब ऑफर दिए गए और ये फेरा ही नियम बना दिया गया। मतलब ये तो था ही इसको, और जो इसको इसमें टोटल 7 अध्याय थे, जिस 7 अध्याय में 81 धाराएं थी टोटल, सुनना। उसके बाद इसमें बदलाव करके टोटल 49 धाराएं बचाई गई 7 अध्याय के अंदर। तो ये फेरा जो है फेमा में बदला गया, यही कारण था कि विदेशी कंपनी हमारे पास आए, व्यापार करे, हमारा व्यक्ति बाहर जाके व्यापार करे, आसानी से कोई दिक्कत ना हो, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आए, यही इसका कारण था। ये फेमा जो बदला गया, फेरा को फेमा में, समझा मेरी बात को। अगर मैं इससे रिलेटेड केस बताऊं कि ये जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, भारतीयों के फॉरेन एक्सचेंज रखने की एक लिमिट होती है, इसके अगर रिलेटेड केस बताऊं तो मिक्का सिंह, किन किन का केस चल रहा है सुनना। मिक्का सिंह हमारे पास चल रहा है, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके ऊपर केस चल रहा है, रामदेव बाबा, शाहरुख खान, सबके ऊपर मामले चल रहे हैं ये फेमा से तहत। ये जो फेमा जो है इसके तहत यार भारतीय जो है एक फॉरेन एक्सचेंज को एक लिमिट तक अपने पास रख सकता है, लेकिन मिक्का सिंह ने एक लिमिट के ऊपर तक फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख रखा था, तो उसको ईडी उस पर एक्शन लिया फेमा के तहत, और उस पर एक्शन चल रहा है, समझो मेरी बात को। तो फेमा आपको पूरी चीज़ समझ में आई। फिलहाल हम बात करेंगे अब पीएमएलए के बारे में कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
तो आओ यार जरा जान लेते हैं कि पीएमएलए क्या है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि धन शोधन प्रबंधन अधिनियम 2002। मैं आपको बता दूं कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि काले धन को सफेद रूप में दिखाना, जैसे कि शिवाजी द बॉस में और बहुत सी ऐसी मूवी है जिसमें दिखाया गया। तो जो भी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जो दर्ज होते हैं इसी से होते हैं, क्योंकि अब ये जो पीएमएलए सबसे खतरनाक कानून हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम मस्त दे दिया, कह दिया कि सबसे बढ़िया कानून है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अब आने वाली जो दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि अभी जो बिहार में जो खेला हुआ है, अब ईडी एकदम एक्शन में है। क्यों एक्शन में है? अब दिक्कतें क्यों बढ़ गई हैं? जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले चल रहे हैं, बताता हूं इसके मामले में एक चीज सुनना मेरी बात को। यार टोटल 242 मामले दर्ज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए की धाराओं के खिलाफ। क्यों क्या दर्ज किया गया था? 242 कौन थे दर्ज करने वाले? जैसे कि पी चिदम्बरम, अनिल देशमुख, महबूबा मुफ्ती, ऐसे लोगों ने मिलकर 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज की थी पीएमएलए की यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के धाराओं के खिलाफ। ये कहा कि इसके संपत्ति जब्त करने का तरीका गलत है, छापेमारी का तरीका गलत है, गिरफ्तारी करने का गलत है। जैसे कि धारा 3, धारा 5, 16, 17, 19, 47, 25, मतलब ऐसी कई धाराएं। जैसे धारा 3 में ये पहचानने की कि कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, धारा 5, 6 में छापेमारी की, 19 में गिरफ्तारी की। समझो ये सब जो धाराएं हैं इनको मतलब चैलेंज दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करी और ये कहा कि पीएमएलए का जो कानून है एकदम सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्योंकि यार याचिकाएं कितने दर्ज करी है, जो भी जिसके इनके ऊपर ये मामले चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ये कानून, यार समझना मेरी बात को, याचिकाएं दर्ज कर देंगे, याचिकाएं दर्ज करने के बाद इनकी कानून की जो धारा है हल्की कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया कि हाँ ये गलत है यार, छापेमारी का तरीका गलत है यार, सही तरीके से गिरफ्तारी करने का तरीका गलत है, सब ये समझना। तो इन्होंने जो याचिकाएं दर्ज करी उनको हटा दिया, उनके विरोध में कहा कि याचिकाएं ये जो है बेकार की हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसके कानून है पीएमएलए एकदम ठीक है। क्योंकि यार अगर ये सब इतने कठोर कानून नहीं बनाए जाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग मामला गंभीर होता जाएगा। साला हर आदमी मनी लॉन्ड्रिंग देख रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर काम चल रहा है। मैंने बताया 33 लाख केस में 2600 इस तरह दर्ज हुए हैं, समझना मेरी बात को। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मामले ठीक, मतलब ये जो पीएमएलए है कानून धारा एकदम ठीक है, छापेमारी का तरीका सही है और ये जो गिरफ्तारी करने का तरीका सही है, समझना मेरी सारी चीजें सही बताई, पीएमएलए की धाराओं को एकदम सही बताया। उसके बाद सुनना मेरी बात को, सॉलिसिटर जनरल वहां पे स्थित थे तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ये जो कर रहे हैं ना, जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, ये सोच रहे हैं कि धाराएं इनकी कमजोर हो जाए जिससे हम आसानी से पीएमएलए कानून से निकल सके, क्योंकि इसकी यार जमानत की जो तरीके हैं बहुत ही कठिन है, आसानी से आदमी निकल नहीं सकता, बहुत ही दिक्कतें हैं बहुत सारी। इसको अगर हम डीप में आप बोलेंगे तो एक पूरा वीडियो बना दूंगा पीएमएलए के लिए, तो समझा मेरी बात को। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सरकार ने भी ये कहा है कि ये कानून एकदम सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था ये मामला सही है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद सरकार ने भी कहा कि यार अगर इतना कठिन पीएमएलए का ये जो कानून इतनी मजबूत नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हम क्योंकि टैक्स यार कहां से आता है, टैक्स देंगे नहीं, का ब्लैक को सफेद में कन्वर्ट करेंगे, और अब टैक्स भारत के पास आएगा नहीं, क्योंकि 2 रुपए किलो जो गेहूं खाओ कैसे खाओगे यार फ्री में। जो ये जो कोरोना में दिक्कतें आती हैं, जो ये राशन बटा है, ये टैक्स के पर तो आता है, और ये ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं, व्हाइट को ब्लैक कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो पैसा भारत के पास आता नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेज रहे हैं, टोटल यहाँ पे संपत्ति गलत तरीके से इकट्ठी कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को पीएमएलए के तहत मैंने बताया क्या हुआ टोटल। और ये भी कहा सरकार ने कि ये सब इसके पीएमएलए के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बहुत लोगों से छापेमारी संपत्ति को जब्त करते टोटल 18,000 करोड़ रुपए जब्त की जा चुकी है। तो मैंने आपको समझ में आया कि क्या ये फायदे हैं पीएमएलए के। इसकी धाराओं को बहुत तेजी में है, जो बिहार में खेला हुआ है, इनको देखते हुए ईडी एकदम एक्शन में है, क्योंकि समझ रहे हो वर्तमान में हालांकि तो ईडी एकदम एक्शन में है, इसको पूरी छूट दे दी गई है, भयंकर तरीके से काम करो, टैक्स चाहिए भारत को सरकार चलाने के लिए। तो आपको समझिएगा कि ईडी क्या है, फेमा क्या है, पीएमएलए क्या, कैसे कार्य करती है। और फिलहाल अभी तो 15 अगस्त की तैयारी खतरनाक चली रही है, 15 अगस्त के बाद एक्शन में पूरी ईडी आ रही है, समझना मेरी बात को। जब तक ले चलता हूँ मेरे भाई, और भी अगर कानून की जानकारी आपको चाहिए होती है तो मुझको मैसेज करते रहिए। जब तक ले चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय। और मैं बता दूँ, हाँ हैप्पी रक्षाबंधन भी आ गया है, चलता हूँ भाई, समझे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।